फिर बनती बहुत मुश्किल से है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी लो बैक पेन पे, लंबर स्पाइन पे। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन उस दिन पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लंबर स्पाइन। पेशेंट आपके पास किन कंप्लेंट्स के साथ आता है, किन कंडीशंस के साथ आता है, आप उसको लंबर स्पाइन को कैसे असेस करोगे, ठीक है। लंबो सैक्रल और कॉक्सिक रीजन। अब मुझे ये बताओ कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं लो बैक पेन की, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें तीनों जो है स्पाइन के सेगमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक बोन, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि लंबर के कितने लेवल हैं और कितने वर्टिब्रास हैं लंबर के, सैक्रल और कॉक्सिक। लंबर की 7 है। सेकंड के अच्छा, लंबर की 7 ही है। नंबर के 5 है, सॉरी। और सेकंड के हैं सकरम के 4 आते हैं ना, ये कंफ्यूज हुई है तो उसकी वजह से वो एक में फ्यूज्ड कॉक्सिक बोन है, अच्छा ठीक है। और सेकंड के S1 S2 4 है। S4 4 है 4 ही है। मैं 4 है। अच्छा, अक्सर पेशेंट आते हैं और वो बताते ये हैं कि हमें L4 L5 पे, हमें L4 और 5 का मसला है, ठीक है। वो मसला, वो L4 L5 को मसला बना के बैठ जाती है, हालांकि वो तो लेवल है ना, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट को पता नहीं चलता कि L4 L5 का मसला क्या है। अब बेसिकली डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है कि L4 L5 के दरमियान में मसला चल रहा है, ठीक है। इसके भी आपने वो जो वर्टिब्रा की एनाटमी है, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। और लंबर पे आके आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है, ठीक है। नीचे आपके ये जो ना कॉर्डाइकोना आ जाता है और वो सिंड्रोम। इसके बारे में बताओ मुझे, कॉर्डाइकोना सिंड्रोम क्या है। कौन सा कॉर्डाइकोना सिंड्रोम है? तो डिजीज है। बेटा बताओ ना, कुछ तो बताओ, बोलो। ये नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ बताना है, बेशक गलत बताओ, ठीक है। मैम जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बेटा वहाँ पे कॉर्डाइकोना सिंड्रोम क्या होता है, आपकी जो बंडल ऑफ नर्व्स है उनका कंप्रेशन, कॉर्डाइकोना सिंड्रोम, ठीक है। वो जो आपकी नर्व्स की जी बेटा ब्रेक कर लो। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को ना कुछ बता कर जाती हूँ, ठीक है। इस पे तुम लोग थोड़ा गूगल करो और देखो, ठीक है। एक तो लेवल देखो, कॉर्डाइकोना सिंड्रोम देखो, साइनस सिम्टम्स देखो इसके, ठीक है। और साथ साथ ये देखो कि स्पाइनल स्टीनोसिस क्या है, ठीक है। स्टीनोसिस को देखो, कॉक्सीडाइनिया को देखो, ज़रा ये लिख लो, ठीक है, कंडीशंस। बाकी ये सब में लंबर स्पाइन अक्सर जो है इस पे कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं, हम लोग किस तरीके से इसको असेस कर सकते हैं, इसका डायग्नोज। सबसे पहले बात तो डायग्नोज होगा, देन ट्रीटमेंट आप कर सकेंगे ना। तो डायग्नोज में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि फिक्स्ड जॉइंट। यहाँ पर भी अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो कंप्लेन ये कर रहा है कि मैं झुका था और तुम लोगों को तो पता है, और फिर मैं जब उठा तो मुझसे ना उठा नहीं गया, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई। बताओ इसका कोई डायग्नोज बताओ, क्या सोचा है कि मतलब क्या हुआ था उसको जब वो झुक के उठा है और सडन क्या एकदम से क्या हो गया उसको। वो हेल्दी पर्सन है, उसको कोई मसला नहीं है। कोई वेट वगैरह उठाया, मतलब वेट उठाते ही उसको पेन आई होगी। तो हुआ क्या था, वेट तो उठा लिया उसने, अब डॉक्टर ने उसको कैसे असेस करना है, डॉक्टर ने उसके मसले को कैसे देखा। अच्छा यहाँ पर ये हो जाता है कि फेसर जॉइंट लॉकिंग आ जाती है, ठीक है। फेसर जॉइंट लॉकिंग जो हमारे फेसर है, ठीक है, दो पेयर हैं हमारे लेवल पे। जब हम उठेंगे, मतलब ऐसा कोई वेट लिफ्ट किया है और उसकी रोटेटरी मूवमेंट आई है, सीधी मूवमेंट नहीं थी उसकी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन स्ट्रेट नहीं थी, उसने जर्की मूवमेंट की है जिसकी वजह से उसकी लॉकिंग हो गई है, फेसर जॉइंट लॉकिंग, ठीक है। इसकी ये कंडीशन है। अच्छा इसके साथ साथ जो है ज़्यादा मसला डिस्क का आ जाता है। अब मुझे बताओ डिस्क की कितनी टाइप्स है। डिस्क स्लिप, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें डिस्क स्लिप का मसला है। अब मैंने डॉक्टर्स को भी ये कहते देखा है, भाई टाइप कौन सी है, डॉक्टर हो तुम तो बता सकते हो कि टाइप कौन सी है। डिस्क स्लिप तो है ही, तो कितनी टाइप्स है डिस्क स्लिप की। फर्स्ट डिस्क बल्जिंग, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, 4 स्टेजेस हैं इसकी, बल्जिंग और एक और है लास्ट स्टेज एक्स्ट्रा क्या था, एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन।
एक्सट्रूजन के साथ इसका दूसरा वर्ड भी है ना, एक्सट्रूजन एक दूसरा वर्ड भी है। सबसे पहले आता है प्रोट्रूजन की कंडीशन। ठीक है, आपका डिस्क में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एनुलस न्यूक्लियस प्रोपोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, अब जैसे आपका न्यूक्लियस तो अंदर सेम है, जो एनुलस है बाहर वाली लेयर जो है डिस्क इस तरीके से है ना, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये बाहर का फ्लूइड है। डिस्क क्या होती है कि वो जो सपोर्ट करती है वर्टिब्रा को, ठीक है, कुशन सपोर्ट लाइक स्टेबिलिटी। अब जब उसकी सिर्फ यही वाली बाहर की तरफ आई है, उसकी आउटर सरफेस, तो प्रोट्रूजन है। ठीक है, इसको आप लोग अंदर कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे वो डिस्क वापस अपनी पोजीशन में पहुंच सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से मसला क्या आता है, डिस्क अब इंटीरियर भी मूव करती है, पोस्टीरियर भी मूव करती है। अब इंटीरियर वर्टिब्रा को आपने देखा है कि वो एक राउंड सरफेस है, ठीक है, उसमें आपकी बॉडी है, ठीक है, उसमें आपकी स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं है, आपकी स्पाइनल नर्व्स नहीं निकल रही, लिगामेंट्स वगैरह वो पीछे की तरफ है, मतलब पोस्टीरियरली। जब ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, जब इंटीरियर स्लिप करेगी तब आपको नर्व साइड नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा, तो आपको पेन नहीं आएगी और आपको नहीं पता चलेगा कि हमारी डिस्क स्लिप है। 90% लोग हमारे जो है डिस्क स्लिप के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पेन नहीं आती और इस पर वो फोकस भी नहीं करते। तो जब पोस्टीरियर आएगी, ये अगर इंटीरियर है तो वो कोई साइड नहीं आए, पोस्टीरियर जब डिस्क निकली है पोस्टीरियरली तो जाहिर है उसने नर्व पे इम्पिंजमेंट कॉज की है। नर्व पे जब इम्पिंजमेंट आई है तो फिर पेशेंट को पेन आया है और उसके सारे नर्व साइन आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लंबर स्पाइन जो है ना, लो बैक पेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ी सी चीज़ तुम लोगों का कॉन्सेप्ट, ताकि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तुम पेशेंट को डायग्नोज कर सको, पेशेंट खुद भी जो है ना खुद को डायग्नोज कर सके, क्योंकि मैं ये वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर पोस्टीरियर आएगी तो फिर नर्व पे इम्पिंजमेंट कॉज किया, नर्व साइन आए और इस वजह से पेशेंट को पता चला कोई मसला यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब आपने कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवानी है, कुछ पोस्चर्स होंगे, ठीक है, आपने उसको मेंटेन रखना है। पोस्चर में जैसे लॉर्डोटिक, हाइपो और हाइपरलॉर्डोटिक। हाइपर में ज़्यादा हो गया, मतलब जो कर्व है वो ज़्यादा लॉर्डोटिक है, मतलब मैंने फॉरवर्ड नेक पोस्चर आ जाता ना, मतलब ये। ठीक है, हाइपो और हाइपर, ठीक है, और हाइपो में फ्लैट बैक पोस्चर। अच्छा, मुझे बताओ फीमेल में ज़्यादा कौन सी कर्व बनती है, कौन सी कर्व डेवलप होती है, तुम बताओ। क्या मैम? फीमेल में कौन सी ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी कर्व है जो डेवलप होती है, हाइपर या हाइपोलॉर्डोटिक कर्व? फिर मैं हाइपो ही होगी। दरवाज़ा खोल दो, इसमें हाइपो ही होगी मैम, किसमें? और फीमेल में, हाइपरलॉर्डोटिक। और मेल में ज़्यादा नहीं होगा मैम? मेल में ज़्यादा होती है हाइपो, ठीक है, फ्लैट बैक पोस्चर। क्यों, अब इसका ज़्यादा केस ऐसा ऐसा कैसे आ रहा है? मेल का तो ज़्यादा ऐसे डेटा होता है। तुम्हारी ज़्यादा नहीं, जितने भी देखे मैंने वैसे ही होता है। नहीं, हाइपर ही होता है। मेल का फ्लैट बैक पोस्चर आता है, हाइपो आती है लॉर्डोटिक, हाइपर लॉर्डोटिक नहीं होती। ठीक है, हाइपर हमेशा फीमेल में ज़्यादा मोस्ट कॉमनली आती है। ठीक है, अगर तो कोई उसका ट्रॉमा नहीं है, उसका कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई ऐसी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, तो हम वैसे ही कॉमनली देख रहे हैं, तो ये फीमेल ये वीकनेस की वजह से भी हो जाता है अच्छा, ना। ये क्यों फीमेल में ज़्यादा आती है? क्योंकि फीमेल कंसीव करती हैं, ठीक है, कंसीव करने के बाद क्योंकि उनका एब्डोमेन का वेट ज़्यादा हो जाता है, उनके मसल्स आगे की तरफ स्टिफ होते हैं, टाइट होते हैं, जो उनकी कर्व को, मतलब ये कर्व है ना, वो अपनी ऐसे कर लेगा। ठीक है, तो ये हाइपर हो गई ना, है ना, हाइपर हो गई ना, तो इस वजह से उनकी कंसीव करने की वजह से पोस्चर उनका नॉर्मल नहीं रहता। जाहिर सी बात है, अब उन फीमेल्स को क्या पता कि हमने पोस्चर कैसे रखना है, वो तो अपनी पेन को बेयर करने के चक्कर में, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी को नॉर्मल करने के चक्कर में अपने पोस्चर को ऐसे अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, इस वजह से हाइपर फीमेल में आती है। ठीक है, और हाइपो फ्लैट बैक पोस्चर कंडीशन जो है मेल में आती है, क्योंकि मेल का काम ज़्यादा होता है, मेल के जो फाइबर्स हैं उनका स्ट्रक्चर है, और पेल्विक टिल्ट भी मेल की फीमेल से डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से मेल में जो है फ्लैट बैक पोस्चर की कंडीशन ज़्यादा आती है, और जिसको हाइपोलॉर्डोटिक बोलते हैं। ठीक है, और इसको ट्रीट करना है। अब दोनों की एक्सरसाइज डिफरेंट होंगी, मेल की इस कंडीशन की अलग होगी, फीमेल की इस कंडीशन की अलग होगी। ठीक है, इसमें कुछ होंगे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कुछ इंडिकेटेड। ठीक है, अब ये लॉर्डोसिस भी होगी, हाइपो और हाइपरलॉर्डोसिस भी होगी, डिस्क की भी बात आ गई। अच्छा, डिस्क की बात हम लोग कर रहे थे, हमने प्रोट्रूजन का जिक्र किया था।
अब प्रोट्रूजन में सिर्फ वो बाहर वाला स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आया है, ठीक है। बल्ज में क्या है, बल्ज में थोड़ा सा इसको भी, न्यूक्लियस को भी उसने डिस्टर्ब किया है, ठीक है, रप्चर नहीं किया। देन हर्निएशन में क्या हुआ है, ये दोनों चीजें बाहर आ गई हैं लेकिन रप्चर नहीं हुई, ठीक है। जो लास्ट स्टेज है जिसको हमने पेशेंट को सर्जरी की तरफ रेफर करना है, उसमें है कि उसका न्यूक्लियस भी रप्चर हो जाता है। अच्छा, अब डिस्क करती क्या है? डिस्क अक्सर लोग कहते हैं कि डिस्क स्लिप है, और कुछ लोग इतनी एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हम तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, डिस्क तो बड़ा मसला करेगी, दर्द होती रहेगी, हम ठीक नहीं हो सकते, हमें सर्जरी करवानी चाहिए। बेटा जब डिस्क बाहर आ जाती है ना, ठीक है, लास्ट स्टेज के अलावा वो तब तक मसला नहीं करती जब तक वो नर्व पे इम्पिंजमेंट नहीं करती। मसले वाली बात यही है कि वो नस को दबा रही है। अगर वो इम्पिंजमेंट नहीं करेगी ना, हमें कुछ भी फर्क नहीं पहुंचेगा, हम एक्टिविटी कर सकेंगे, हमें कोई दर्द नहीं आएगी, हम कुछ भी नहीं। अच्छा, उसमें क्या होगा कि जब डिस्क बाहर की तरफ आ जाएगी, अगर आपने एक्सरसाइज की, इसकी एहतियात की, आपने रिहैब टाइम से करवा लिया, तो वो वापस अंदर जा सकती है, क्योंकि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना। लेकिन अगर तो वो वापस से नहीं जाती, बाहर ही रहती है, तो टाइम के साथ साथ वो ना बिल्कुल सूख जाती है, सूखे पत्ते की तरह, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, ठीक है, अंटिल जब तक वो इम्पिंजमेंट नहीं काज करती अपनी स्पाइनल नर्व्स पे। ओके, डिस्क हो गई क्लियर। अच्छा, अब जो लास्ट स्टेज है जब हमने पेशेंट को सर्जरी की तरफ प्रेफर करना है, इस समझ में आ रही है बात? ठीक है, सब क्लियर हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, पेशेंट आपके पास आएगा, सबसे पहले आपने उसकी कंडीशन देख लेनी है कि वो अपने टोज पे खड़ा हो पा रहे हैं, उसकी दर्द इतनी स्वेयर होगी, माइलोपैथी की कंडीशन होगी, माइलोपैथी, रेडिकुलोपैथी, पता है ये रेडिकुलोपैथी एक साइड की दर्द, माइलोपैथी बोथ साइड बायलैटरली, और ये मस्कुलर वीकनेस के साथ, एट्रोफी के साथ आ जाती है। अच्छा, अब इसमें वो अपने टोज पे नहीं खड़ा हो पाता, ठीक है, उसको जो ना पेल्विक एरिया जो है वो सुन लगता है, वो कहता है जी मुझे कुछ फील ही नहीं होता यहाँ पर, उसको यूरिनरी फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है, ठीक है, वो उसको क्योंकि कंट्रोल नहीं रहा ना, ब्लडर इश्यूज आ गए हैं, ब्लडर इश्यूज आ गए हैं, तब आपने सबसे पहले उसको सर्जरी की तरफ रेफर कर देना है। अंटिल जब तक ब्लडर इश्यूज नहीं आए, उसको कोई ऐसा मसला नहीं आया, वो स्टेबल है, वो खड़ा हो पा रहा है, वो चल पा रहा है, ठीक है, कॉन्शियस है, आपने उसका ट्रीटमेंट खुद करना है। उसकी आपने एक्टिविटी को, उसके पोस्चर को ऐसे मोटिवेट कर देना है जो उसको उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। ओके, सही। अच्छा जी, डिस्क हो गई क्लियर, लॉर्डोटिक, हाइपोलॉर्डोटिक भी हो गई क्लियर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बात उसकी कॉर्डाई कॉर्नर सिंड्रोम। कॉर्डाई कॉर्नर सिंड्रोम में भी ऐसे ही है कि आपका जो ब्लैडर है, क्योंकि इम्पिंजमेंट है, स्पाइनल गुच्छा है। अब इसमें क्या है कि इसी की बात है कि ये ब्लैडर भी अफेक्टेड है, वो जो है उसका कोई कॉन्शियस वो नहीं है, हाँ, लोअर लिम्ब जो है वो सुन महसूस कर रहा है, तो ये सीवियर कंडीशन है, इसमें भी आपने उसको सर्जरी की तरफ रेफर करना है। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी, शैटिका बहुत मेन कॉज है, हर किसी को सुन लो शैटिका, मुझे तो शैटिका है, उसको कुछ भी होगा, मतलब कोई दूसरा भी मसला आएगा ना, वो शैटिका ही है भाई, पेरिफॉर्मी सिंड्रोम भी है, लो बैक पेन भी है, उसको कहेगा शैटिका ही है मुझे, ठीक है, दोनों टांगों में दर्द आ रहा है, फिर भी वो कहेगा इसको शैटिका ही है। भाई शैटिका नहीं रहा, वो माइलोपैथी में कन्वर्ट हो गया है। शैटिका क्या होता है बेटा, शैटिक नर्व जो मेन नर्व है उसकी इम्पिंजमेंट को शैटिका बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, वो कहते हैं जी शैटिका तो दर्द कमर से निकल रही है, तो मेरी तो थाई में आ रही है, मेरी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये तो शैटिका नहीं है। लेकिन उनको ये बताना है कि आपकी शैटिक नर्व कहीं से भी कंप्रेस हो सकती है, इम्पिंजमेंट कहीं से भी, कंप्रेशन आपके पोस्चर की, जैसे आप बैठे रहेंगे, एक ही पोस्चर रखेंगे, मतलब उल्टा उल्टा बैठना है और आपकी उसी नस पे कंप्रेशन आ रहा है, तो वो शैटिक वहीं से स्टार्ट होगी ना, नर्व इम्पिंजमेंट तो वहीं से स्टार्ट होगी, तो उनको बता देना है कि जी शैटिका है, ठीक है। ओके, अब शैटिका की कॉजेज, शैटिका की कॉजेज बताओ, तुम लोग वन बाय वन बताते जाओ। शाबाश हो सकती है, हाँ, कॉजेस ये सिम्टम्स, साइड सिम्टम्स नहीं, अभी मैंने पूछे, कॉजेस बताओ, इटियोलॉजी बताओ इसकी। पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, पोस्चर आगे, कोई स्पाइनल इंजरी, डिस्क, स्पाइनल पैथोलॉजी, स्पाइनल पैथोलॉजीज मैंने उस दिन पढ़ा दी तुम लोगों को, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और स्पाइनल पैथोलॉजीज आ गई। इसके अलावा आरटीए से भी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी हो सकता है।
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ना, एक्सीडेंट की वजह से भी, और बेटा बोन स्पार्स की वजह से भी हो सकता ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव चेंजेस बोलेंगे, डीजनरेटिव चेंजेस, ठीक है ओके। इसके अलावा पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पेरिफॉर्मिस मसल की वीकनेस, उसकी टाइटनेस की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, आपकी हाइपो और हाइपोलोराटिका की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और आपकी डिस्क की वजह से भी हो सकता है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की बात करते हैं, बाकी सब तो तुम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई है ना यस मैम, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से इम्पेचमेंट आ गई, ठीक है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, मैंने किसी से पूछा था या किसी से कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें उसने मुझे बताया कि मैंने कहा जी पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से लो बैक पेन आ सकता है, ठीक है, और मुझे रिस्पांस ये मिला कि पेरिफॉर्मिस का दर्द लो बैक पेन पे क्यों आएगा भाई, वो नीचे की तरफ जाएगा। अजीब बात थी, ठीक है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है, आपके ग्लूटल रीजन में जब दर्द आ रहा है, आपकी लो बैक पेन आपको कॉज हो रही है, मतलब ये पेरिफॉर्मिस मसल की स्टिफनेस है, ठीक है, वहाँ पे वो मसल आपका स्टिफ है, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आपको स्टिफनेस मिलेगी, आपको टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी शाटिका मतलब शाटिक नर्व पे कंप्रेशन आ गया है, ठीक है। आगे बात क्लियर होगी बात, तो आपने पेरिफॉर्मिस मसल को सॉफ्ट करना है, स्कीमिंग करना है, उसको मोडालिटीज इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, अपनी एक्सरसाइज के थ्रू आपने उसको जो है ठीक करना है, सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट सपोर्ट प्रोवाइड करके उसको फर्दर बोलना है कि इसको रेडिएट और ना होने दे, ठीक है। अच्छा जी, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी क्लियर हो गया। अब कॉक्सीडायनिया की कंडीशन को पकड़ते हैं, ठीक है। कॉक्सीडायनिया क्या होता है बताओ मुझे मैम टेलबोन पेन, ओके। टेल बोन पे कितनी वो लेवल हैं जो फ्यूज्ड है, बेटा इसकी जो कॉक्सीडायनिया की लेवल है ना, वो टाइप्स जो हैं वो हैं 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स हैं। अच्छा, कॉक्सीडायनिया में मेन क्या होता है मैं तुम लोग बता दूँ कि ये ख़वातीन में ज़्यादा मसला आता है कॉक्सीडायनिया का, और ये भी इंटरलिंक करता है उसकी डिलीवरी से, उसकी जो है वुमेन हेल्थ से उसके इंटरलिंक करता है, ठीक है। अब कॉक्सीडायनिया की कंडीशन में आपकी जो कॉक्सिक बोन है उसका फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई है, आधा लेवल टूट के आगे की तरफ चला गया, टूट के मतलब इस तरीके से आपने इंटीरियोग्रेड रेट्रोग्रेड पढ़ा है ना, इस तरीके से मतलब एक कुछ पार्ट आपका वो आगे की तरफ मूव कर गया, कुछ आपका पीछे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो ये आपकी जो ना टेल बोन पे आपके कंप्रेशन आ रहा है, बैठने में प्रॉब्लम आ रही है और चला नहीं जा रहा, बड़े मसले आ रहे हैं, और इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती है फीमेल, वो मुझको बोलती है जी हमें जो है वो लो बैक पेन ही है, लेकिन आपने उसको चेक करना है। अक्सर जो है कॉक्सीडायनिया की कंडीशन में उस जगह पे ब्रूजेस भी आप फील करते हैं, कोई ट्रोमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, डिलीवरी की, पोस्टर की, ये सब इसकी कॉजेज़ हैं, इस वजह से आपको कॉक्सीडायनिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। यस, और इसकी टाइप्स है, इसको आप एक्सरे के थ्रू भी कर सकते हो, आप उसको पलपेट करके भी चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इस कंडीशन में आपने उसको डोनट कुशन रेकमेंड करना है, कुछ लोग वो वेज रेकमेंड करते हैं, लेकिन डोनट कुशन जो सिलिकॉन है वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं आ सकेगा ना उसकी टेल बोन पे, हमने प्रेशर को ही रिड्यूस करना है, मेन काम है। उसके साथ साथ हम लोग अपनी वो कायरो टेक्निक भी कर सकते हैं, फिजियो भी कर सकते हैं। फिजियो में आप इलेक्ट्रोथेरेपी उसको इफेक्ट दो, आप मोबिलाइजेशन करो, ग्लाइडिंग वगैरह दो, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज करो। अब ये तुम लोग क्लियर करो, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट बताती हूँ मैं, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, मेरी एज है 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और मुझे ना मैं बाइक चला रहा था और मुझे ना झटका लगा है, ठीक है, झटका लगा है पीछे से ना, कोई फोर्स लगी है मेरी कमर पे, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। उसके बाद से मुझे ना एकदम से तब से अजीब सी सेंसेशंस आ रही हैं, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, और सीन ये है कि सेंसेशन इस तरह की है कि मुझे ना करंट लग रहे हैं, ठीक है। आप बताएं क्या मसला चल रहा है? जी, मैंने कल बताया था कि फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है, लॉर्डोसिस ज़्यादा हो गया है उनका, ठीक है। तो अब आप उनको कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे? सबसे पहले आपने जो है SLR तो आपकी वो होगी ना, आपने टेस्ट भी करना है, वो उठा लो, अब मेरे में ताकत नहीं थी ठीक है जी, पेशेंट बता देगा आपको कि ये नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन है, कि क्या क्या मसला आ रहा है, आपके SLR में पता चल जाएगा, स्टिफनेस कितनी है और ये
पेरिफॉर्मेंस में आपको पता चल जाएगा जी मसल की स्टिफनेस आ रही है, वो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा अभी भी इसकी हैम्स की बड़ी स्टिफनेस है। तो आपने ये करना है उसको, जो मेन एक्सरसाइज होगी आपकी नी टू चेस्ट होगी, यूनिलैटरली एंड बायलैटरली, यूनिलैटरली एंड बायलैटरली। ओके, अब दूसरी जो एक्सरसाइज इसमें जो मेन होगी वो आपका सर्दी वाला पोस्टर होगा, सर्दी वाला। हाँ हाँ ओके, नीचे नीचे नीचे, डाउन 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 डाउन, ऐसे। अब आपने करना है इस पोजीशन में उसका स्कीमिंग करना है अच्छे तरीके से, आपने उसके सॉफ्ट टिश्यूज करने हैं, स्कीमिंग करना है जिससे उसको ना पेन ना आए। तीसरी पोजीशन आपने उसको बोलना है कि आपने जो है ना घर पे 3-4 क्वेश्चन रखने हैं बेली के नीचे इस पोजीशन में, ठीक है, और आपने अपनी ये पोजीशन मेंटेन करनी है, ठीक है। ये आपकी हाइपोलोरोटिक कफ के लिए है। बाकी इसके साथ आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मसला समझ ही नहीं आई, वही जो मैंने बताया। हाइपोलोरोटिक कफ जो फीमेल में था, ठीक है। इसके 3 मेन पोस्चर हैं जो आपने अपनी जो पेशेंट होंगी उनकी मेंटेन रखनी है। अब फ्लैट बैक पोस्चर के साथ पेशेंट आ रहा है, फ्लैट बैक पोस्चर में आप लोग क्या करवाओगे, ठीक है, उसकी आपकी लॉर्डोसिस को गेन करना ना। एक तो सबसे पहले वो वेज लेकर आओ, वो वेज दिखाओ, वो लंबर वेज है ना वो निकालो, तुम इधर आओ, ठीक है। आपने ये जो है पेशेंट को ज़्यादातर ये यूज़ करवाना है। ये पेशेंट जो है जिनकी फ्लैट बैक पोस्चर की कंडीशन आती है वो खुद भी ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आ जाओ, इसके स्टेप्स भी, और इस तरीके से आपकी वो एक कर्व डेवलप हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। टाइम से वो डेवलप हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेन रिड्यूस हो जाएगी। अब दूसरी जो पोजीशन है, आ जाओ कोबरा। हाँ, आपने जो ज़्यादा पोजीशन मेंटेन करवानी है वो ये है। सबसे पहले आपने ये करवाना है, ठीक है। जैसे उसकी देखा ये भी मेल है क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी फ्लैट बैक पोस्चर, हाँ है, इसका भी फ्लैट बैक पोस्चर मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से, ठीक है। उनको कहना है कि ये वाली पोजीशन जो ज़्यादा मेंटेन रखें। पहले तो वो अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रख लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे क्योंकि रेंज लिमिट रहेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एल्बो को भी ऊपर उठा लेना, ठीक है जी। अब सीधा लेटो। एक और पोजीशन होगी जो कि है ब्रीजिंग एक्सरसाइज, ब्रीजिंग, ये ब्रीजिंग, इसको नीज को बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, ठीक है, ओके, ठीक है। ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज, इसके स्टेप्स करवाने हैं। तो ये फ्लैट बैक पोस्चर के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो आप उठो। बाकी ये जो है मेन एक्सरसाइज है, इसके साथ आप इलेक्ट्रोथेरेपी कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, मैनुअल करना है आपने, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचेस और भी हैं वो आप करवा सकते हैं। अभी साइड लाइन में लेटो। अच्छा, पेरिफॉर्मेंस की जब बात की थी तो पेरिफॉर्मेंस सिंड्रोम के लिए हमने क्या करना है, उसके पेरिफॉर्मेंस मसल के स्ट्रेच करवाने हैं, ठीक है। इसमें जो मेन सीधा लेटो, ठीक है, ओके। ये आपने स्ट्रेच उसका ज़्यादा करवाना है, ठीक है। ये वाले स्ट्रेचेस ज़्यादा आने चाहिए। इसके साथ साथ करवट लो, करवट लो। इसके साथ साथ आपने एक ग्रिप इधर रखनी है, तो वो नीचे वाली टांग को स्ट्रेट कर दो, ठीक है। आप नीचे वाली को स्ट्रेट कर दो, ठीक है। ये भी करवा सकते हैं। और इलियस श्वास के लिए पेरिफॉर्मेंस, और इलियस श्वास के लिए जब वो इंटीरियर मसल आपका स्टिफ होता है, आपके क्वाड्स भी स्टिफ है, तो आप उसमें कैसे करवाओगे, आप करवट उस तरफ ले रहे हो, आप उसमें ये करोगे कि आपने सपोर्ट ये रखनी है, ठीक है, और पेशेंट को ये स्ट्रेच देना है, ठीक है। इसमें है हैंडलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक पोजीशन है, स्ट्रेचेस है, आप करवाओ, ठीक है, ओके। आईटी बैंड और टेंशन फंक्शनलिटी ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जी वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। आपने मेन ये करना है, आपको एक स्टिफ इसमें आ नहीं रहा है। मैंने कई बार दोनों पैरों को लेके गया, एक पैर को लेके गया, फिर भी आ नहीं रहा। इधर नहीं खिंचाव इधर नहीं आ खिंचाव नहीं आ रहा, तो तुम ज़्यादा कर लो ना, तुम्हारी वो खिंचाव स्टिफ होगी तो फिर आएगा किसी ना, और पे ट्राई किया, स्टिफ होंगे ना फिर आएगा। तो बेहतर जो ये है ना, ये वाली पोजीशन, ये वाली ज़्यादा करो, ठीक है। ये ओके। अब आया, अब आया, अब आया, अब हाँ आया, ये सही है, इससे स्टेबलाइज करके। हाँ जी, ठीक है जी।